लेट्स स्टार्ट साउंड टुडे। तो आज हम लोग साउंड डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग साउंड के बारे में पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर से और कुछ और डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लास 7 में डिस्कस किया था, उन्हीं टॉपिक्स को फिर से एक बार रिपीट करेंगे और कुछ नए टर्म्स को भी डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। So what are the things what we have to see in this chapter? That is, the first thing is what is sound. Then we will discuss how sound produces. Then we will understand how sound used to travel. Sound travel जब करता है उसी को हम लोग समझेंगे as propagation of sound के रूप में. Then we have to understand about the wave and its kind. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, जहां पर हम लोग इको को डिस्कस करेंगे कि इको क्या होता है, कब फॉर्म होता है, और फिर हम लोग जानेंगे वाइब्रेशन के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज साउंड. तो साउंड होता क्या है? तो हम लोगों ने पहले भी, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि साउंड को हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं. हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में साउंड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वाइब्रेशन के रूप में. सो व्हेन अ बॉडी यूज्ड टू वाइब्रेट, when we do used to say that sound is produced, then sound is actually because of the vibration of the body. So if any body vibrates, then the sound used to produce from there, or sound gets generated from there, and it been transmitted or propagated from one place to another place. It is actually carrying the acoustic wave. Acoustic means the wave which carries the sound energy, or the form by which the sound is traveling from one point to another point. जब हम लोग ट्रांसमिशन के लिए बात करते हैं, जब साउंड की ट्रांसमिशन होती है, देन इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. सो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, उस वाइब्रेशन को कैरी करने के लिए, या साउंड के उस वाइब्रेशन को कैरी करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. वो मीडियम एक गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है. इस तरह के मीडियम के पैटर्न के बेसिस पर वो निकल कर आता है. तो जब भी हम लोग बात करते हैं साउंड का कैरी होना या साउंड का ट्रांसमिट होना, तो हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए. तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए हुए थे पिछले क्लास में, एज इन द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड. जब हम बात करते हैं प्रोपिगेशन ऑफ साउंड के लिए, then we have to understand that sound requires a material medium to be transmitting from one place to another place. कहीं पे भी जब साउंड प्रोड्यूस होती है, वेदर इट इज ड्यू टू द क्लैपिंग ऑफ आवर हैंड, और ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, or hitting on the skin of a tabla or a drum, wherever the sound is produced, the sound produces just because of the vibration. And that vibration, or that energy which is going to generate due to vibration, used to transmit from one place to another place to make us hear that sound. So that is the thing which we need to remember. Now, when we understand about the propagation of sound, जब हम लोग बात करते हैं propagation in sound के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की जरूरत होती है carry of the sound energy from one place to another place. यानी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी फॉरवर्ड करने की जो जरूरत होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क. It is producing the sound. The sound which has been produced by the tuning fork, it used to reach to our ears. ये हम लोगों के कानों तक पहुंचती है. तो ये जब अपने हम लोग के कानों तक पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है, किस तरह से पहुंचती है? तो ये साउंड यहाँ पर पहुंचती है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन. कंप्रेशन और रेयरर फ्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे पहुंचती है. Now, what does this compression and rarer fraction? This is actually the transmission of energy. असल में जो पार्टिकल्स से एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, या एनर्जी ट्रैवल करता है, दैट इज द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, or we do used to say it as it goes in the compression and rarer fraction form. तो compression और rarer fraction कैसे होता है? Just a minute, I will show you a small video, and with that one, I hope that you all will understand that what is a conditional wave. जब हम लोग बोलते हैं कि वेव के रूप में साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, वैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव उसे कहते हैं. तो जब हम लोग कहते हैं कि वेव के पैटर्न में साउंड का ट्रैवल हो रहा है, तो वो कैसे ट्रैवल हो सकता है, या क्यों ट्रैवल होता है, या पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू अ वीडियो, एंड विद दैट वन इट विल बी मच इजी.
where it is. Okay. Okay. I hope you all can see this video. तो यहां पे देखो, तुम लोगों को ऑब्जर्व होगी कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन। कैसे यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन हो रही है? सो यू जस्ट सी द पार्टिकल्स विच आर गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में जब ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन का सिचुएशन। तो यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेंज समथिंग ओवर हियर, जस्ट अ मिनट, वन प्लीज, थोड़ा सा चेंज करना है। ना, सो अच्छा, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, या फिर एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पैटर्न में तुम लोग देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में वहां पर कंप्रेशन हो रहा है, और एक पर्टिकुलर पोर्शन में वहां पे तुम लोग देख रहे होगे कि रेयरर फ्रैक्शन हो रहा है। तो तुम लोग ध्यान से देखो, जहां पर पार्टिकल्स क्लोजर है, जहां पे पार्टिकल्स नजदीक हैं, वहां पे तुम लोग देख सकते होगे कि वहां पर हम लोग देखते हैं कंप्रेशन। ये देखो, ये कंप्रेशन है, जहां पे पार्टिकल्स नजदीक आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और जहां पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेयरर फ्रैक्शन। ये क्यों होता है या फिर ये कैसे होता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। देखो, कोई भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोज ओवर देयर, ठीक है? ये यहाँ पर इस तरह से क्लोजर है। मान लो कि ये एक सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स को लेते हैं। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन दे आर दिस मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर ये लोग इतनी दूरी पर है। सो देयर इज अ गैप बिटवीन देयर, यहाँ पे इनके बीच में एक छोटा सा गैप मौजूद है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप मौजूद है। सो यू ऑल कैन सी दिस गैप ओवर हियर, यहाँ पर ये वाली गैप तुम लोगों को सबको दिख रही है, ठीक है? अब अगर हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं टू दिस फर्स्ट कॉलम ऑफ पार्टिकल्स, अगर इन पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दोज पार्टिकल्स। यहां पर क्या होगा? इन पार्टिकल्स से एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होकर आएगी पास वाले के पास। ये देखो, ये यहां पर पास में आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। जब वो वहां पे पास में आके एनर्जी देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। After hitting to the second particle, they return back to the previous situation. That is called to be as rarer fraction. उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग rarer fraction कहते हैं। जब particles नजदीक आ रहे हैं, again I'm telling this thing, when the particles are coming closer to each other, जब particles एक से दूसरे के नजदीक आते हैं, that is called compression. After hitting to the particle, when it returns back to its previous situation, that is called rarer fraction. And because of this, you can observe that energy is transmitted from one end to another end. यहाँ पे देखो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी हिट कर रही है, इट इज कंटिन्यूअसली हिटिंग द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को हिट कर रही है। सो जो पार्टिकल्स हिट हो रही हैं, देयर द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड और इट गेट ट्रांसमिटेड from one to another, and it has been carried forward to the next particle, and like that the energy is moving from one end to another end. वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव होती चली जा रही है। एंड दिस इज द प्रोसेस which we do use to experience, or we do use to see that happens over there in the carrying of sound. So the sound gets produced, sound एक जगह से प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो साउंड जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हिट किए,
तो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये अपने नजदीक के पार्टिकल्स को हिट किया, और हिट करने के बाद वो पार्टिकल्स रैंडमली अपने नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ भागे। तो जैसे ही वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल की तरफ भागे, वहां पर क्या आ गया, दैट इज द कंप्रेशन। वी डू ऑब्जर्व इट एज कंप्रेशन। यहां पर ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। अब ये पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसमिट करके वापस आ जाएंगे। The other particles from this column, they will move forward, and as they will move forward, they will go and hit to some other particles, and again they will cause compression over there. So once a rarer fraction and once a compression used to form, and this particular situation is going to cause, or it is going to be represented in a form of a wave. यहीं पर वेव का फॉर्मेशन आता है। तो जब हम लोग वेव पैटर्न बनाते हैं, जब हम लोग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी कंप्रेशन और रेयरर फ्रैक्शन को दिखाते हैं। यहां पर अगर हम लोग एक वेव बनाएंगे, जैसे अगर हम यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को फॉर्म करेंगे, सो इट इज गोइंग टू हैव, it is going to be in a form of a crust and trough। वो इस तरह से एक क्रस्ट और एक ट्रॉफ का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर देखो, ये जो क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, ये कंप्रेशन दिखा रही है। जबकि जब हम यहां पर देखेंगे, this is the trough, and this is showing the rarer fraction। ये यहां पर rarer fraction को दिखा रहा है। जब पार्टिकल्स में एनर्जी आती है, जो भी पार्टिकल है उसको जब एनर्जी मिलता है, विथ एनर्जी इट गेट्स हाइपर ओवर देयर, वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है। आफ्टर दैट स्लोली इट इज रीचिंग टू द अदर पार्टिकल एंड गिविंग इट द एनर्जी। यहां पर वो अपना एनर्जी दे चुका, एनर्जी दे देने के बाद वो वापस अपने पुराने जगह पर वापस आता है। इसको हम लोग उससे दिखाते हैं। हम लोग आगे जब समझेंगे, जब हम लोग ग्राफ से मोशन को डिस्कस करेंगे, हम लोग को पढ़ना है। अभी तो ग्राफ तुम लोग सिर्फ मैथ्स में पढ़े हो, अभी ग्राफ को हम लोग आगे फिजिक्स में मोशन चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब पार्टिकल अपने पोजीशन से आगे की तरफ भागता है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिटर्न बैक होता है अपने पुराने पोजीशन के दौरान, तो वहां पर किस तरह से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न बनकर आता है। तो जब भी वेव बनती है तो उसमें एक क्रस्ट और एक ट्रॉफ का फॉर्मेशन होता है, और ये क्रस्ट एंड ट्रॉफ असल में कंप्रेशन एंड रेयरर फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कई सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इंक्लूड होते हैं, तो उन टर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं। So let's see over here. So say as for example, if I will draw this graph over here, अगर हम यहाँ पर ये वाला ग्राफ लेते हैं, और इसमें अगर हम लोग अपने क्रस्ट एंड ट्रॉफ को बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ये वेव का फॉर्मेशन बनेगा, ये वेव बना। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जब हम लोग साउंड वेव के बारे में बात करते हैं तो उसका वेव का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। The wave by which the sound energy is traveling, it is called longitudinal wave। वेव बहुत सारे तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, सिस्मिक वेव्स होते हैं, कई सारे तरह के वेव्स होते हैं। इसको हम लोग मैकेनिकल वेव के रूप में भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोगों को जानना है वेव जो कि साउंड एनर्जी के लिए है। सो साउंड एनर्जी कैरीज विद द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये कुछ इस तरह का वेव बनता है। अब इसमें किन किन टर्म्स को हम लोग को समझना है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेवलेंथ से। Now, what is wavelength? So, wavelength is actually the distance between one crust and one trough। Exactly, एक क्रस्ट से लेकर एक ट्रॉफ के बीच का जो लेंथ होता है, that is called to be as the wavelength। इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को भी बोल सकते हैं वन वेवलेंथ। ठीक है, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए मतलब क्या होती है, देखो जब हम लोग वाइब्रेटरी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, या जब हम लोग वाइब्रेशन के लिए बात करते हैं, वाइब्रेशन इज एक्चुअली एन ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड ऑक्सीलेटरी मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एक पेंडुलम से। सो अगर एक पेंडुलम इस तरह से है,
and if you will just pull it to one corner and leave it from there, what will happen? It will continue its motion to this end and then it will turn to other end and it will reach to this height. ये यहां तक आएगा, फिर ये यहां से रिटर्न बैक जाएगा अपने पुराने कंडीशन में। तो ये जो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट हुआ इसको हम लोग कहेंगे वन ऑक्सिलेशन। तो वाइब्रेटरी मोशन में वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन को भी हम लोग वन वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब साउंड वेव में दिखाएंगे तो यहाँ पर वन क्रस्ट से लेकर वन ट्रॉफ का जो जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी एज वेवलेंथ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द ग्रीक लेटर लैम्डा। इसको हम लोग लैम्डा से ऐसे दिखाते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं, इसके लेंथ को मेजर करते हैं इन यूनिट मीटर। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज एम्पलीट्यूड। तो जब ये वेव का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी कितनी जल्दी या एनर्जी कितने फास्ट पैटर्न में पार्टिकल को हिट करती है, जिसके वजह से वो अपने पोजीशन से दूर भागता है, that is going to cause the amplitude. So the amplitude is the maximum distance of the wave from its mean position. देखो ये जो अपने mean position से जो ये maximum distance तक जाती है, that is called to be as the amplitude. यहां पर ये वाली है इसकी amplitude। तो जब हम बात करते हैं amplitude का, तो mean position से जो wave कितनी distance तक जा रही है, that will give us the amplitude over here। यहाँ पर ये वाला चीज हमको amplitude बताता है, and amplitude can be different for different waves। It is not necessary that always the amplitude will be same। हमेशा amplitude जो होगा वो हमेशा एक जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं according to the sound wave which is been produced। तो अगर मान लो कि sound wave बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, say as for example if the sound waves are like this, they are so huge, ठीक है, काफी बड़े बड़े हैं, तो उस दौरान वहां पर क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो काफी बड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके एम्पलीट्यूड जो होगी वो काफी बड़ी होगी। So depending on the wave, the amplitude can be changed। So amplitude is the maximum distance of the wave from its mean position। mean position या mean value के मतलब होता है जो ग्राफ का बेस या ओरिजिन ले रहे हैं वहां से उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। The next thing we have to understand that is the time period। Now what is the time period over here? Time period is the time taken by one single wave to form। जब हम लोग बात करते हैं इस तरह के वेव के फॉर्मेशन के लिए, तो यहां पर एक वेव को बनने में जितना टाइम पीरियड लगता है दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी एज द टाइम पीरियड। जैसे ये यहां से लेकर यहां तक का एक वेव बना, ये यहां से लेकर यहां तक का एक वेव बना, इस वेव को बनने में जो टाइम पीरियड लगता है दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी एज द टाइम पीरियड, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन से द टाइम टेकन बाय वन वेव टू फॉर्म इज कॉल्ड टू बी एज टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तब उसका रिलेशन हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, then we can say frequency is the total number of complete oscillation made in 1 second। जब साउंड वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये वाला जो साउंड वेव है दैट इज बीन गिवन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है। तो यहां पर कंप्लीट ऑक्सिलेशंस कितने हैं? सो दिस इज 1, देन 2 एंड देन 3। तो यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 3 हर्ट्ज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 हर्ट्ज कहेंगे। The total number of complete oscillation, remember complete oscillation, it should not be one or a half or something like that, it has to be the complete number। So it can be 10, 20, 200, 500, it can be any number, but it has to be in a complete value, complete number में होना चाहिए, तभी वहां पर हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। So again, what is frequency?
frequency is the total number of complete oscillation made by the sound wave in 1 second is called to be as frequency. उसको हम लोग उसका frequency कहते हैं। तो टर्म के हिसाब से इसको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि हम बता रहे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन है। सो व्हाट इज दैट रिलेशन? सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, और you can say frequency is equals to 1 by time period. Now how this is, ये कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम अभी बता रहे थे टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में क्या बता रहे थे? इट इज द टाइम टेकन बाय वन वेव टू फॉर्म। एक वेव को फॉर्म होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टू बी एज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में क्या बताए? टोटल नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड। सो से एज फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इस तरह का वेव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं, एक सिंपल यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो कितने वेव के फॉर्मेशन हो रहे हैं? दिस इज 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। इस वाले को नहीं लेंगे, इट इज हाफ, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस वन। हम लोग यहां पे लेंगे 5। सो इट मींस 5 hertz. It means 5 complete oscillation done in 1 second. यानी 5 ऑक्सिलेशन होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम लगा। तो एक ऑक्सिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा? दैट वुड बी 1 by 5 सेकंड। ओके, सो सी ओवर हियर, सी यहां पे देखो, ध्यान से देखो, हम क्या बोले? 5 ऑक्सिलेशन होने में 1 सेकंड लगा, तो उसकी बन गई ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी में 1 ऑक्सिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज 1 by 5। सो ये क्या बन गया? दैट इज टाइम पीरियड। सो व्हेन आई से f मींस फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू 1 by टाइम पीरियड। और यहीं पर अगर इसको हम रिवर्स कर देते तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 by f। So please remember this thing, that there is a relation between the frequency and time period, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो सेम तरह के क्वांटिटीज से कैलकुलेट की जाती है। So when we go for the time period, when we have to see for the time period, its unit used to be taken in second, and when we go for the frequency, its unit used to be taken in hertz. तो ये भी याद रखना है कि कौन सा क्वांटिटी किस यूनिट के साथ रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। बिकॉज विद दैट ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ करेक्ट मैनर, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम प्रॉपर यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, then it is going to be wrong for us. And the last thing which we have to understand as the term over here, that is the velocity. Velocity of the sound. Sound की अपनी एक speed होती है. Without that speed, sound is unable to transmit. You can easily identify that one. Whenever you do used to produce the sound, it reaches to someone else who is standing in front of you. As much as far that person will be, it reaches very soon. बहुत जल्दी वहां पे साउंड पहुंच जाती है। So it means that sound is traveling over there. And if something is traveling, then it must travel with a particular velocity or a speed. So over here, sound also has a speed, but its speed is not so very fast than compared to something else, such as light, but yet it has a very high speed. Okay, so when we do used to consider for the speed of the sound, जब हम लोग sound के speed के लिए बात करते हैं, then it has actually a formula. हम लोग sound का speed का एक formula use कर सकते हैं. What is that? Velocity of sound is equals to wavelength upon time period. ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। Velocity is equals to wavelength upon time period. यहीं पर इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अल्टर करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, सो वेलोसिटी, इसको हम लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो, अभी कुछ देर पहले तुम लोग को बता रहे थे ना, 1 बाय टाइम पीरियड का वैल्यू होता है f, यानी फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर velocity is also equals to wavelength into frequency. This is another formula. ये एक फॉर्मूला है।
और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्मूला सेज दैट velocity is equals to wavelength upon time period, and by the second formula we can say that velocity is equals to wavelength into frequency. So like this we can easily be able to calculate the quantities. So I hope that you all had understood till here. यहां तक के टर्म्स में कहीं पे किसी को कोई डाउट, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। Yes, anyone? Do anyone is having any No, sir. till here? No? Okay. Then we can move to the next one. So over here we have to go for the types of waves. तो बस अभी तुम लोगों के नाम के लिए बस हम दिखा रहे हैं. We will discuss this one in little bit detail in class 10th and then in much detail in class 11th. 11th के फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, उसमें हम लोग और उसको समझेंगे. क्लास 10th में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है. तो अभी जैसे तुम लोगों को बता रहे थे, साउंड की जो वेव होती है, साउंड की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये साउंड की वेव बनती है. ठीक है. तो वैसे तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्ट है, ये इट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव में दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग देखते हैं साउंड वेव की मूवमेंट. ट्रांसवर्स वेव में हम लोग साउंड और लाइट दोनों को देख सकते हैं, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. फिर इसी में हम लोग देखते हैं सिस्मिक वेव, जिसको तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होगा. while the earthquake used to be there, जब earthquake आता है तो वहां पर सिस्मिक वेव जो होती हैं वो फॉर्म होती है, जिसमें कि हम लोग बॉडी वेव देखते हैं या सरफेस वेव देखते हैं. इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. फिर इसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असल में दो अलग अलग तरह के फिजिकल कंपोनेंट्स एक साथ मूव करते हैं, जिसको कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लाइट वेव के रूप में पढ़ते हैं या लाइट वेव के रूप में जानते हैं, जो हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज द विजिबल रेंज. विजिबल लाइट होती है, लेकिन विजिबल लाइट के अलावा भी लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सच एज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज. इन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो अभी बस छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे थे, और इनको डिटेल में जैसे कि बताया हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना ही है. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स से हम तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन होता है, कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है परपेंडिकुलरली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये हम लोग देख सकते हैं एनर्जी का कैरी फॉरवर्ड होना, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे कंप्रेशन और रेयरर फ्रैक्शन से ट्रांसमिट होती है. Now we have a small difference between sound and light wave. अभी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिक सा चीज तुम लोग को जो याद रखना है for this sound and light wave is that sound carries on with the longitudinal wave, whereas light carries on with the transverse wave. साउंड वेव जो होती है इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू बी ट्रांसमिटेड, लेकिन जब हम लोग लाइट वेव के लिए बात करते हैं इट डजंट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम टू बी ट्रांसमिटेड. So that are the two important things which you need to remember for now. अच्छा, इसके बाद चले आते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड के प्रोडक्शन के क्या फीचर्स होते हैं, और फिर उसमें हम लोग कुछ दूसरे कंपोनेंट्स देखते हैं सच एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हाउ साउंड यूज्ड टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. इन सब चीजों को भी हम लोगों को समझने की जरूरत होती है. सो उसको हम लोग आज के क्लास में नहीं करेंगे, उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं. यू ऑल जस्ट रिवाइज दिस, and tomorrow when we will meet, then we will understand the production of sound. यहाँ पे reflection of sound पहले आ गया है. सबसे पहले हम लोग production of sound देखेंगे, ये sound produce कैसे होता है, फिर वो transmit कैसे होता है, उसको फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. So in tomorrow's class we will see for those things. Okay. So for now I am keeping you all with this and you please revise till here. यहाँ तक तुम लोग एक बार सही से रिवाइज कर लेना, और फिर हम लोग जब कल के क्लास में मिलेंगे तब और कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके देन, सो बाय फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. Thank you, sir.